नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माइका। संजना बेहद खुश थी मायके जो जाना था। आज सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि जब वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज़्यादा परेशानी न हो। चूँकि उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए वह मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। वो कोशिश तो यही करती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई न कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड खराब ही हो जाता। ईश्वर की कृपा से उसकी सास ठीक थी, पर हर घर में कोई न कोई शख्स ऐसा होता है जिसकी वजह से दिक्कत तो ज़रूर होती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी। जब भी संजना मायके जाती, उसकी जेठानी कुछ न कुछ नाटक जरूर कर देती, चाहे जाते वक्त या चाहे लौटने के बाद। जेठानी का मायका काफ़ी दूर था। वो जब भी जाती महीने भर से पहले न लौटती, लेकिन संजना को जाना होता तो सब यही बोलते, अरे रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब चले जाना, मिलकर आना सबसे। नतीजा यही हुआ कि वो 1 या 2 दिन कभी रुक पाती और महीने भर तो शायद कभी भी नहीं रुक सकी। आज सुबह भी जब वो तैयारी कर चुकी तो जेठानी ने कहा, कब लौटोगी दीदी? संजना बोली, 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। संजना ने डरते हुए कहा। उसकी जेठानी बोली, अरे 1 हफ्ता कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अंशु के पेपर भी स्टार्ट है, तुम वहाँ रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? और फिर काम करूँगी या अंशु की तैयारी करवाऊँगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन मैं लौट आऊँ, फिर कभी चली जाना तो रुक लेना। जेठानी ने बेरुखी से कहा। संजना का मुंह उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने सासू जी को देखा और सास सब समझ गई। बोली, जाओ देख लो, जैसे तुम्हारा मन कहे, वरना जब मन हो तब आना। वो जानती थी कि संजना लौट ही आएगी। उसका स्वभाव ही दूसरों की तकलीफ में, ज़रूरत में साथ देने वाला है। वो अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं, और फिर पति भी कभी उसका साथ न देगा कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन को जाएगी ही। वो औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोल देते हैं। उसका पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालने लगता है। संजना मायके आ गई, बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई, भाभी, छोटी बहन, भतीजी सब खुश होकर खिल से उठे। भतीजी ने तुरंत पूछा, इस बार 1 हफ्ते रुकोगी ना बुआ? संजना ने मुस्कुराकर हाँ कह दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहे उस बच्ची से है। और खैर, उसने जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर हर बुरे विचार को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आज़ादी ही है। भारतीय बहुओं के लिए 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग और बातों में, और माँ के हाथ के पकवानों तो कभी भाभी के संग बातों में खुमारी में निकल गया। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। उस पर पतिदेव का फ़ोन न उठा पाए तो उसे टेंशन हो जाती थी कि अब हर वक्त लड़ाई होगी पति से।
वो बोलेंगे कि तुम्हें तो फ़ोन उठाने का भी वक्त नहीं, तुम वहाँ जाकर भूल ही जाती हो सब कुछ। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। संजना को सुबह से टेंशन थी कि जाए कि न जाए। नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन होगी, जेठानी का मुंह बन जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया, पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रह ली हो ना, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अब हो गया, चली आओ, भाभी को भी यहाँ ज़रूरत है तुम्हारी। पति की बातें सुनकर संजना का दिमाग सन हो गया, क्योंकि रोहित उसका पति था, पर कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे, उसके दृष्टिकोण से नहीं देखा, ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति लक को वह हमेशा गलत निगाहों से देखा करता। उसे लगता था कि संजना ससुराल में खुश नहीं है। संजना जानती थी कि पति कभी उसका साथ नहीं देगा, शायद इसलिए वह मजबूर थी वापस लौटने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि पति ही नहीं समझता? अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह स्वतंत्र रूप से अपने पिता के घर 1 हफ्ता भी नहीं रह सकती थी? ऊपर से रोज जब भी पति से बातें होती, वह हमेशा व्यंग्य करते कि और 56 भोग मिल रहा है वहाँ, या तुम्हारा मन भर रहा है, यहाँ तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। वहाँ अपने पिताजी के घर ना तुम्हें कोई सुख मिलता है ना सुविधा, फिर भी वहाँ के लिए मरती रहती हो। अब सजना उसे कैसे समझाए? अपना घर होता है, और पिंजरा होता तो पिंजरा ही है ना। चाहे वह कितनी भी कीमती धातु से बना हो, अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई नहाकर कपड़े डालने संजना छत पर गई तो अपनी बचपन की सखी शिखा को देखा। वह भी मायके आई थी। दोनों सखियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भागकर वो नीचे आई, तब तक शिखा उसके घर का दरवाजा खोल रही थी। दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया, और फिर वही गिले शिकवे, तू मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फ़ोन भी नहीं करती है, वगैरह वगैरह। बातों में संजना ने बताया कि उसे आज ही जाना है शाम को ऑफिस से। लौटते समय पति आएंगे और रिसीव करेंगे। शिखा का मुंह बन गया, क्या यार, 3 साल बाद मिले हैं हम, और तू आज ही चली जाएगी? यह सब शिखा ने कहा, यार मैं जल्दी मायके नहीं आती, जब मैं आती हूँ तो अपने ससुराल रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भाग जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है न, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं। संजना ने उदासी से कहा, हाँ यार, तुम लोकल होकर नहीं आ पाती, और मैं इतनी दूर हूँ कि इतनी बार चिरोरी करो, रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम को कुर्बानी दे। ये मेरे ससुराल की रीत है, और
ऐन वक्त पर कोई काम निकल आना वगैरह वगैरह बहुत सारे नाटक हैं। शिखा ने कहा, ये तेरे ही नहीं मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए बता भला। अरे तुझे सालू याद है, वही सालू जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी क्लास में, जो हर बात में डरती थी। चैप्टर याद करके सुनाना तक वो कल मुझे मिल गई मार्केट में। क्या बदल गई है यार, वह शेरनी हो गई है एकदम। जीन्स टॉप पहने, करीने से बाल कटाए, स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हम हैं बहन जी बन गए हैं ससुराल में। यह ना पहनो वह ना पहनो, सबके खुशी के चक्कर में हम सब ने अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी है। कल वह मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि शिखा कैसी हो तुम। कहाँ हमारी स्मार्टी शिखा थी, और आज कहाँ 5 गज की साड़ी लपेटे तू। लग ही नहीं रहा कि तू वही शिखा है। शिखा ने दुखी होकर कहा। अच्छा और क्या बोली? संजना ने उत्सुक होकर पूछने लगी कि अब आती हो मायके? मैंने कहा, बहुत कम। बहुत कुछ चलने लगा उसके अंदर, खोलते पानी में उठते बुलबुलों की तरह। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। शिखा ने कहा, तब क्या सोच रही हो यार? जाओगी घर आज ही? हाँ, फिर मना कर देंगी।
पति को आज शाम आने से देखती हूँ कहकर संजना सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। शिखा ने उसके वादा किया और संजना को एक नए मंत्र में उलझा दिया। दिन भर संजना कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़ों की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे और संजना के मन में उठ रहे उलझनों का चक्कर अब बवंडर बन चुका था। उसके मन में अनेक विचार आ चुके थे। वो शायद कभी भी फूट सकता था, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसकी पिछले 2 सालों से जो करती आई थी उससे इतर नया रूप कैसे ले। संजना कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वो क्या थी और क्या बन गई। रोहित भी आ चुके। काश मैं पहले ही उनको फ़ोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वह नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में मेरे किसी ने कान भर दिए। एक तो वैसे ही रोहित मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे। जाने क्या क्या सोचती रही कि तभी भतीजी ने आकर कहा, बुआ फूफा जी आ गए। हाँ आई बेटा, तुम चल कर बैठो, कहकर संजना शून्य दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली गई और रोहित को देख शांत पड़ गई। रोहित पानी पी रहा था। उसे यूं ही देख वो थोड़ा क्रोध में आ गया। ये क्या संजना तो अभी तक घर के कपड़ों में है, नहीं चलना क्या? रोहित के दिमाग में कहीं से भी यह नहीं आया था कि उसे नहीं चलना और वह मना कर देगी। अब मैं आया हूँ तो जक मार कर उसे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक यही होता आया था। किंतु इस बार शायद मथन मन पर भारी हो गया था और उबलते पानी में जैसे ढक्कन को हटा देने की ताकत होती है, उसी तरीके से मन के गुब्बारों से अब होठों से शब्द निकालने का साहस बटोर लिया है। रोहित ने धीरे से कहा, यह क्या है? तुम तैयार नहीं हो? चलना नहीं है क्या? हाँ, नहीं चलना है। तबीयत खराब सी लग रही है तो तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या जेल में रहोगी? जेल से कम भी तो नहीं है। काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना। और मेरी हालत ऐसी नहीं कि आप तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो संजना? सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद आओगी। माँ पकौड़ों की प्लेट लेकर आती दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। रोहित की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे यह क्या हुआ संजना? अचानक क्या बोल रही हो? लड़की के पिता और माँ सदैव अपनी लड़की से यह आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे। सब कुछ संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमज़ोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। कहते हैं ना कि बस बोल दो तो बदतमीजी और सह से सहते रहो तो
संस्कार। माँ आज्ञा नेत्रों से संजना को देखने लगी और बोली, क्या बोल रही हो बेटी? एक तो आए हैं और फिर सही कह रहे हैं वह। अगर तुम नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। रोहित सास की बात सुनकर और तन गया कि वह कतई गलत नहीं है। संजना ने माँ की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यही रह जाएगी, शरीर चला जाएगा और अब दोबारा ये शरीर तुम्हारी देहरी पर नहीं आएगा। रोहित हैरान सा संजना की ओर देखता रह गया। इसे क्या हो गया है? मन ही मन सोचता रहा। संजना तेजी से गए कमरे में अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी की ओर देखे यूं ही अनमनी सी आकर रोहित के पास खड़ी हो गई। रोहित ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तंभ सी संजना को देखती रह गई। और रास्ते पर संजना ने रोहित से बात ना की, घर आ गई। रात भर आंखों में गुजार दी उसने। कठपुतली की तरह वह काम करती रही। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। रोहित का ईगो, जेठानी का अहंकार और सास की निश्चितता और ससुर की लापरवाही सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा के कुचक्कर में संजना पिसने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त संजना ने अपना हाथ काट लिया गलती से, पर किसी ने उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी करार देते हुए सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। संजना को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कदर नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है, एक पति के दिल की मलिका है, क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में दृष्टता करने के बाद अब मायके की दुलारी लड़की भी ना रही। घर का पिता, सास, ससुर, पति के दिल की रानी और किसी की निगाहों में वह अब योग्य नहीं थी। वह विक्षिप्त सी, कामचोर और बदतमीज और बेकार थी। उस दिन उसने प्रण किया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया व सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो दूर की बात थी, उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन कहा कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वह खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली और मुंह चादर से ढक कर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जेठानी ने दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई, पर संजना परेशान नहीं ही थी। अब उसके मन में कुछ सुकून था। कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और कहा, क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है, तबीयत तो ठीक है? संजना ने 2 टूक जवाब दिया, नहीं, काम करने का मन नहीं है। उंगली में चोट लगी है तो दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई कि आज संजना का दिमाग ठीक नहीं। अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। सास ने सोचा, कल सुबह इससे बात करूंगी।
रात बीत गई। रोहित ने रात में एक भी बार संजना से कुछ नहीं पूछा। सासू माँ ने सुबह संजना से उम्मीद की थी, किंतु संजना तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी मैं शाम को लौट आऊँगी। पर बहू तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर संजना निकल गई। घर में सब संजना की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे। संजना की आखिर इसको हो क्या गया है? रोहित भी उतना नहीं समझ पा रहा था, पर सास संजना की मन स्थिति समझ रही थी। शाम को संजना नहीं लौटी, सब परेशान होने लगे। उसको फ़ोन किया जाने लगा और मायके में भी किया गया, कहीं न मिली। संजना ने ही उसने फ़ोन उठाया। 8 बजे रात वह खुद ही लौट आई और उसने किसी से कोई बात नहीं की। जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात रोहित ने उससे पहली बार कहा कि खाना खा लो, पर संजना ने कहा कि मैं खाना खाकर आई हूँ और कुछ ना बोलकर करवट लेकर सो गई। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो संजना ने हाथ झटक कर कहा कि परेशान मत करो मुझे। रोहित भी उसके इस रवैये से कहीं न कहीं परेशान हो चुका था। दूसरे दिन भी संजना सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने चली तो जेठानी ने पीछे से टोका, अरे कहाँ चल दी? चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। संजना ने पलट कर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? आपके बच्चे हैं, आप नाश्ता बनाइए, मैं आपकी नौकरानी नहीं। जेठानी ठगी सी खड़ी उसे देखती रह गई। जिससे संजना को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय की तरह रोहित तैयार होकर निकला तो संजना जा चुकी थी। रोहित ने हैरान होकर माँ से कहा कि संजना को हो क्या गया है माँ? कोई बात है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है? कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके घर में ये हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, किंतु उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे यहाँ भेजा था, कहकर वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में मज़ा आ रहा है। बहुत बदतमीज हो गई है यह, न जाने सबको क्या क्या बोल रही है। कल मुझे भी बोला, आज भाभी को, कल तुम्हें बोलेगी। कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतज़ाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ परेशान है संजना बहुत ज़्यादा। किसी बात को लेकर दिल ही दिल जल रही है, उबल रही है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसे? कभी प्रेम से आज तक तुमने उससे बात ना की है। यह तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मैं बोल रही हूँ, यदि तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारे पिता मुझसे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं। एक लड़की पति के ही भरोसे और पति के व्यवहार से, प्रेम से वह जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। रोहित बिना नाश्ता किए ही निकल गया। सब कुछ सोचते हुए आज उसे
पहली बार वो सब कुछ याद आने लगा जब संजना उसे बार बार फ़ोन करती थी और पूछती थी कि कब आएंगे आप, और वो झिड़क कर फ़ोन रखवा देता था। जब वह मायके के जाने के लिए पूछती तो रोहित हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय वहाँ जाने की रट लगाए हुए रहती हो, जाओ जल्दी से चली जाओ, फिर मत आना। कभी उसे कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता, ना ही उसके पसंद की चीज़ें कभी लाता। अगर वह दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, अरे कितना काम करती हो तुम दिन भर, किसी काम का ताना देती हो क्या? घर के सारे लोग बैठे रहते हैं कि तुम अकेली घर में काम कर रही थी, हर वक्त कहती हो काम करके थक गई। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का भाग 2 देखें। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।